नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम बात कर रहे थे फार्म पावर यानी कि प्रक्षेत्र शक्ति की, और पिछली कुछ क्लासों में हमने फार्म पावर के कुछ प्रमुख फैक्टरों को जाना है। उसी के आगे आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ट्रैक्टर का डिफरेंशियल लॉक होता है। तो ट्रैक्टर का डिफरेंशियल लॉक दोनों ड्राइव व्हील पर पूर्ण कर्षण विकसित करने में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं डिफरेंशियल लॉक दोनों ड्राइव व्हील पर पूर्ण कर्षण विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। क्या डिफरेंशियल लॉक दोनों ड्राइव व्हील पर पूर्ण कर्षण विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। क्या जो ट्रैक्टर का डिफरेंशियल लॉक होता है वह दोनों ही ड्राइव व्हील पर पूर्ण कर्षण विकसित करने में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, और ट्रैक्टर की फाइनल ड्राइव इंजन तथा रियर एक्सल के बीच अतिरिक्त गियर रिडक्शन यूनिट होता है। ट्रैक्टर का फाइनल ड्राइव इंजन और रियर एक्सल के बीच अतिरिक्त गियर रिडक्शन यूनिट होता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं फाइनल ड्राइव इंजन तथा रियर एक्सल के मध्य अतिरिक्त रिडक्शन यूनिट है। जो ट्रैक्टर का फाइनल ड्राइव होता है वह इंजन तथा रियर एक्सल के बीच अतिरिक्त रिडक्शन यूनिट के रूप में होता है, और फाइनल ड्राइव 3 से लेकर 5:1 की गियर की कटौती मुहैया कराता है या गियर की कटौती उपलब्ध कराता है। फाइनल ड्राइव 3 से 5:1 गियर की कटौती उपलब्ध कराने का कार्य करता है, कटौती मुहैया कराने का कार्य करता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं फाइनल ड्राइव 3 से 5:1 गियर की कटौती उपलब्ध कराता है। ट्रैक्टर का जो फाइनल ड्राइव होता है वह 3 से लगाकर 5:1 के मध्य गियर की कटौती उपलब्ध कराने का कार्य करता है। और वहीं बात करें आगे तो जो लोड के तहत चलने वाली पावर टेकअप शाफ्ट है, तो लोड के तहत चलने वाली पावर टेकअप शाफ्ट की गति 540 ± 10 परिक्रमण प्रति मिनट या 1000 ± 10 परिक्रमण प्रति मिनट होती है। क्या लोड के तहत चलने वाली पावर टेकअप शाफ्ट की गति 540 ± 10 परिक्रमण प्रति मिनट या 1000 ± 10 परिक्रमण प्रति मिनट होती है। तो इसी जगह हम बात कर लेते हैं लोड के तहत चलने वाली पावर टेकअप शाफ्ट की गति 540 ± 10 परिक्रमण प्रति मिनट यानी कि राउंड पर मिनट या 1000 ± 10 परिक्रमण प्रति मिनट होती है।
क्या जो लोड के तहत चलने वाली पावर टेकअप शाफ्ट है उसकी जो गति है वह 540 प्लस माइनस 10 परिक्रमण प्रति मिनट यानी कि राउंड पर मिनट या 1000 प्लस माइनस 10 परिक्रमण प्रति मिनट यानी कि राउंड पर मिनट होती है। तो हम कह सकते हैं लोड के तहत चलने वाली पावर टेकअप शाफ्ट की गति 540 प्लस माइनस 10 आरपीएम या 1000 प्लस माइनस 10 आरपीएम होती है। वहीं बात करें आगे तो क्या है, एक ड्रा बार से पीटीओ शाफ्ट की ऊर्ध्वाधर दूरी 20 सेंटीमीटर होती है और ये ट्रैक्टर के केंद्र रेखा यानी कि सेंट्रल लाइन से 7.5 सेंटीमीटर की सीमा के दाएं या बाएं होती है। तो हम कह सकते हैं एक ड्रा बार से पीटीओ शाफ्ट की ऊर्ध्वाधर दूरी 20 सेंटीमीटर होती है और ये ट्रैक्टर के केंद्र रेखा यानी कि सेंट्रल लाइन के 7.5 सेंटीमीटर की सीमा के दाएं या बाएं होती है। क्या एक ड्रा बार से पीटीओ शाफ्ट की ऊर्ध्वाधर दूरी 20 सेंटीमीटर होती है और यह ट्रैक्टर के केंद्र रेखा यानी कि सेंट्रल लाइन के ट्रैक्टर के केंद्र रेखा यानी कि सेंट्रल लाइन के 7.5 सेंटीमीटर की सीमा के दाएं या बाएं होती है। क्या एक ड्रा बार से पीटीओ शाफ्ट की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है वह 20 सेंटीमीटर होती है तथा ये ट्रैक्टर के केंद्र रेखा यानी कि सेंट्रल लाइन के 7.5 सेंटीमीटर की सीमा के दाएं अथवा बाएं हो सकती है। अब बात करें आगे तो जो ट्रैक्टर पर उपयोग किए जाने वाले पहिए या ट्रैक होते हैं वह मुख्य रूप से इंजन टार्क को ड्रा बार पुल में परिवर्तित करने के लिए होते हैं। तो हम कह सकते हैं ट्रैक्टर पर उपयोग किए जाने वाले पहिए या ट्रैक मुख्य रूप से इंजन टार्क को ड्रा बार पुल में परिवर्तित करने के लिए होते हैं। क्या ट्रैक्टर पर उपयोग किए जाने वाले पहिए या ट्रैक मुख्य रूप से इंजन टार्क को क्या ट्रैक्टर पर उपयोग किए जाने वाले पहिए या ट्रैक मुख्य रूप से इंजन टार्क को ड्रा बार पुल में परिवर्तित किए जाने के लिए होते हैं। क्या जो ट्रैक्टर पर पहिए या ट्रैक उपयोग किए जाते हैं वह मुख्य रूप से क्यों उपयोग किए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से इंजन टार्क को ड्रा बार पुल में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं आगे। ट्रैक्टर एक स्वचालित मशीन होती है जिसका उपयोग या तो भार खींचने में या भार धकेलने में या स्थिर बेल्ट के काम के लिए किया जाता है। क्या ट्रैक्टर एक स्वचालित मशीन है जिसका उपयोग या तो भार खींचने में
या भार धकेलने में या स्थिर बेल्ट के काम के लिए किया जाता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं ट्रैक्टर एक स्वचालित मशीन है, स्वचालित मशीन है जिसका उपयोग या तो भार खींचने में या तो भार खींचने में या तो भार ढकेलने में या तो भार ढकेलने में या स्थिर बेल्ट के कार्य के लिए किया जाता है। क्या? ट्रैक्टर एक स्वचालित मशीन होती है जिसका उपयोग या तो भार को खींचने के लिए या फिर भार को धकेलने के लिए या स्थिर बेल्ट के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करें आगे तो क्या है, जो स्विंगिंग ड्राबार होता है वह शॉर्ट टर्न लेने के लिए लाभप्रद होता है अपेक्षाकृत उन मशीनों के जो कि क्या है ट्रैक्टर से चौड़ी होती हैं। जो मशीनें ट्रैक्टर से चौड़ी हैं उनकी अपेक्षा क्या है, स्विंगिंग ड्राबार जो होता है वह शॉर्ट टर्न लेने के लिए लाभप्रद होता है। तो हम कह सकते हैं स्विंगिंग ड्राबार शॉर्ट टर्न लेने के लिए स्विंगिंग ड्राबार शॉर्ट टर्न लेने के लिए लाभप्रद होता है अपेक्षाकृत उन मशीनों के जो ट्रैक्टर से चौड़ी होती हैं। जो मशीनें ट्रैक्टर की अपेक्षा क्या हैं, चौड़ी हैं, उनसे अच्छा माना जाता है स्विंगिंग ड्राबार शॉर्ट टर्न। तो क्या है, स्विंगिंग ड्राबार शॉर्ट टर्न लेने के लिए लाभप्रद होता है। जो स्विंगिंग ड्राबार है वह शॉर्ट टर्न यानी कि थोड़े में क्या हो घूमने के लिए अच्छा माना जाता है। उनकी अपेक्षा जो मशीनें क्या हैं, ट्रैक्टर की अपेक्षा चौड़ी हैं। अब बात करें आगे तो जो स्विंगिंग ड्राबार होता है वह साइड ड्राफ्ट को कम करता है यानी कि किनारे के खिंचाव को कम करता है और बहुत ही कम जगह ऐसी छोड़ता है जो कि खुली रह जाए। तो हम कह सकते हैं स्विंगिंग ड्राबार साइड ड्राफ्ट को कम करता है और बहुत ही कम जगह खुली छोड़ता है। क्या? स्विंगिंग ड्राबार साइड ड्राफ्ट को कम करता है तथा बहुत ही कम जगह खुली छोड़ता है। क्या? जो स्विंगिंग ड्राबार होता है वह साइड ड्राफ्ट यानी कि किनारे के जो खिंचाव है उसको कम करता है और इसके माध्यम से क्या होता है, बहुत ही कम जगह खुली छूटती है। जिससे क्या होता है, जब हम ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई कर रहे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर जुताई कवर की जाती है और बहुत ही कम क्षेत्र ऐसा छूटता है जो कि बिना जुता रह जाए। तो हम कह सकते हैं स्विंगिंग ड्राबार साइड ड्राफ्ट को कम करता है यानी कि किनारे के खिंचाव को कम करता है और बहुत ही कम जगह खुली छोड़ता है। वहीं बात करें आगे तो बात आती है ट्रैक्शन की। ट्रैक्शन क्या होता है, तो ट्रैक्शन से तात्पर्य खींचने वाले बल से होता है।
ट्रैक्शन से तात्पर्य खींचने वाले बल से होता है जिसे एक ट्रैक्टर जमीन पर विकसित कर सकता है। तो हम कह सकते हैं ट्रैक्शन से तात्पर्य खींचने वाले बल से होता है जिसे एक ट्रैक्टर जमीन पर विकसित कर सकता है। क्या ट्रैक्शन से तात्पर्य खींचने वाले बल से होता है जिसे एक ट्रैक्टर जमीन पर विकसित कर सकता है। ट्रैक्शन क्या है? तो ट्रैक्शन एक प्रकार से खींचने वाला बल होता है। जो ट्रैक्शन होता है वह एक प्रकार से खींचने वाला बल होता है जिसे क्या होता है ट्रैक्टर के द्वारा जमीन पर विकसित किया जाता है। अब बात करें आगे तो क्या होता है, जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर के पहिए का माप क्या होता है? तो ट्रैक्टर के जो पिछले पहिए का माप होता है वह 12 इंच टायर का अनुभागीय व्यास तथा 38 इंच रिम का व्यास होता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं ट्रैक्टर के पिछले पहिए का माप 12 इंच। ट्रैक्टर के पिछले पहिए का माप क्या है? तो 12 इंच क्या है? 12 इंच जो है वह टायर का अनुभागीय व्यास है। 12 इंच टायर का अनुभागीय व्यास। टायर का अनुभागीय व्यास तथा 38 इंच रिम का व्यास होता है। ट्रैक्टर के पिछले पहिए की माप करें तो ट्रैक्टर का जो पिछला पहिया होता है वो 12 इंच टायर का अनुभागीय व्यास यानी कि जितने में टायर होता है उसका जो व्यास होता है वो 12 इंच होता है और बाकी क्या होता है 38 इंच का ट्रैक्टर के पिछले पहिए का रिम होता है। तो टोटल मिला के यदि देखें तो टोटल जो पहिए का व्यास बनेगा वह 50 इंच बनेगा। तो ट्रैक्टर के रिम का व्यास कितना है? तो ट्रैक्टर के रिम का व्यास, ट्रैक्टर के पिछले पहिए के रिम का व्यास 38 इंच होता है और ट्रैक्टर के पिछले पहिए का जो अनुभागीय व्यास होता है वह 12 इंच होता है। अब बात करें आगे तो क्या है, तो ट्रैक्टर का फ्रंट टायर है। ट्रैक्टर का जो फ्रंट टायर है, ट्रैक्टर के फ्रंट टायर का जो आकार होता है वह 4 से लेकर 7.5 टायर का अनुभागीय व्यास होता है तथा 16 इंच इसके रिम का व्यास होता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं ट्रैक्टर के अगले पहिए का आकार ट्रैक्टर के अगले पहिए का आकार कितना होगा? 4 से 7.5 टायर का अनुभागीय व्यास तथा 16 इंच रिम का व्यास डायामीटर होता है। जो ट्रैक्टर के पिछले पहिए का माप है वो 12 इंच टायर का अनुभागीय व्यास यानी कि जितने में टायर होता है उसका डायाग्राम और 38 इंच रिम का व्यास होता है। जो ट्रैक्टर के पिछले पहिए का रिम होता है वह 38 इंच का होता है। वहीं बात करें
ट्रैक्टर के अगले पहिए के आकार की, तो ट्रैक्टर के अगले पहिए का जो व्यास होता है वह किस प्रकार होगा। तो ट्रैक्टर के अगले पहिए का 4 से 7.5 टायर का अनुभागीय व्यास होता है, यानी कि जितने में टायर होता है उसका जो व्यास होता है वह 4 से 7.5 के मध्य होता है और 16 इंच उसके रिम का व्यास होता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करें ट्रैक्टर के पिछले पहिए का स्थिर दबाव कितना होता है, यानी कि हवा का दबाव कितना होता है। तो ट्रैक्टर के पिछले पहिए का स्थिर दबाव 0.8 से लेकर 1.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ट्रैक्टर के पिछले पहिए का स्थिर दबाव 0.8 से 1.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो हम कह सकते हैं ट्रैक्टर के पिछले पहिए का स्थिति दबाव 0.8 से 1.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ट्रैक्टर के पिछले पहिए का जो स्थिर दबाव होता है, जो हवा का दबाव होता है, वह 0.8 से लेकर 1.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ट्रैक्टर के पिछले पहिए का स्थिर दबाव यानी कि जो हवा का प्रेशर होता है वह 0.8 से 1.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। वहीं बात करें जो ट्रैक्टर के अगले पहिए का स्थिर दबाव कितना होगा, तो ट्रैक्टर के अगले पहिए का स्थिर दबाव 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ट्रैक्टर के अगले पहिए का स्थिर दबाव हवा का दबाव 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं ट्रैक्टर के अगले पहिए का स्थिति दबाव 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ट्रैक्टर के अगले पहिए का जो हवा का प्रेशर होता है, जो एयर का प्रेशर होता है, वह 2 से लगाकर 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होता है। तो हम कह सकते हैं ट्रैक्टर के अगले पहिए का स्थिर दबाव 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करें आगे तो ट्रैक्टर के अगले पहिए का जो टो इन होता है वह 1.22 मीटर की चौड़ाई के लिए 6 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या ट्रैक्टर के अगले पहिए का टो इन 1.22 मीटर की चौड़ाई के लिए 6 मिलीमीटर यानी कि 6 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ट्रैक्टर के अगले पहिए का टो इन 1.22 मीटर के लिए 6 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या जो ट्रैक्टर के अगले पहिए का टो इन होता है वह 1.22 मीटर के लिए 6 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें आगे तो सामान्य परिचालन की स्थिति में वायवीय टायर की जो उपयोगी उम्र होती है वह 6000 घंटे होती है। तो हम कह सकते हैं सामान्य परिचालन की स्थिति में वायवीय टायर की उपयोगी उम्र 6000 घंटे होती है। क्या सामान्य परिचालन की स्थिति में
सामान्य परिचालन की स्थिति में वायवीय टायर की उपयोगी उम्र 6000 घंटे होती है। सामान्यतः अगर टायर को चलाया जा रहा है, सामान्य परिचालन की स्थिति में क्या होगा, जो वायवीय टायर होते हैं उनकी जो उपयोगी उम्र है वह लगभग 6000 घंटे तक होती है। क्या सामान्य परिचालन की स्थिति में वायवीय टायर की उपयोगी उम्र 6000 घंटे होती है। अब बात करें आगे तो क्या है, जो अतिरिक्त संकीर्ण चौड़ाई वाले पंक्ति फसल ट्रैक्टर होते हैं उनका जो लीक अंतराल ट्रीड स्पेसिंग होता है वह 1.22 मीटर से कम होता है। क्या अतिरिक्त संकीर्ण चौड़ाई वाले पंक्ति फसल ट्रैक्टर का लीक अंतराल यानी कि ट्रीड स्पेसिंग 1.22 मीटर से कम होता है। क्या अतिरिक्त संकीर्ण चौड़ाई वाले पंक्ति फसल ट्रैक्टर का लीक अंतराल यानी कि ट्रीड स्पेसिंग 1.22 मीटर से कम होता है। क्या जो अतिरिक्त संकीर्ण चौड़ाई वाले पंक्ति फसल ट्रैक्टर होते हैं उनका जो लीक अंतराल होता है, ट्रीड स्पेसिंग होता है, वह 1.22 मीटर से भी कम होता है। वहीं बात करें जो क्रॉलर ट्रैक्टर होते हैं तो क्रॉलर ट्रैक्टर में क्लच और ब्रेक प्रकार के स्टीयरिंग तंत्र का उपयोग किया जाता है। क्रॉलर ट्रैक्टर में क्लच और ब्रेक प्रकार के स्टीयरिंग तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं क्रॉलर ट्रैक्टर में क्लच तथा ब्रेक प्रकार के स्टीयरिंग तंत्र का उपयोग किया जाता है। क्या जो क्रॉलर ट्रैक्टर होते हैं, क्रॉलर ट्रैक्टर में क्लच तथा ब्रेक प्रकार के स्टीयरिंग तंत्र का उपयोग किया जाता है। क्रॉलर ट्रैक्टर का मतलब हुआ जिनमें चेनदार पहिए लगे होते हैं। जिन ट्रैक्टरों में चेनदार पहिए लगे होते हैं उनको क्रॉलर ट्रैक्टर कहा जाता है और क्रॉलर ट्रैक्टर में क्लच तथा ब्रेक प्रकार के स्टीयरिंग तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।